हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन दिस चैनल का नाम है कंसेप्ट बडी। और आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के ह्यूमन आई चैप्टर को। ह्यूमन आई चैप्टर फिजिक्स का चैप्टर 2 है और इस चैप्टर का हम लोग क्विक रिवीजन करने वाले हैं। क्विक रिवीजन का मतलब कि ये एक तरह का रैपिड रिवीजन होगा, यानी अंडर 20 मिनट्स हम लोग इसको एग्ज़ाम के लिए पढ़ने वाले हैं। तो हम पहले टॉपिक 2 भी कवर देख लेते हैं। इसमें ह्यूमन आई होगा, डिफेक्ट्स ऑफ विजन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रो प्रिज्म एंड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग स्कैटरिंग ऑफ लाइट कैसे होता है वो पढ़ेंगे। पहला टॉपिक शुरुआत करते हैं ह्यूमन आई। इसमें ये जो बीच में आपको दिख रहा है, ये इसके बीच में एक लिक्विड सब्सटेंस भरा रहता है जिसको हम लोग विट्रस ह्यूमर, और इसके बीच में जो सब्सटेंस रहता है उसको हम लोग एक्वस ह्यूमर। ये क्रिस्टलाइन लेंस हो गया। अब ये लेंस का प्रॉपर्टी क्या होता है, ये कन्वेक्स लेंस होता है। कन्वेक्स लेंस यानी इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। ये कन्वर्जिंग रेज प्रोड्यूस करेगा, मतलब इमेज होगा, कन्वर्जिंग पैरेलल रेज को कन्वर्जिंग कर देगा, ठीक है। फिर इस लेंस के आगे प्यूपिल रहता है जो क्या करता है कि लाइट रेज कैसा निकल रहा है, मतलब अगर आप सूरज की तरफ देखेंगे, मान लीजिए आप देख रहे हैं सूरज की तरफ, तो क्या देखते हैं, आपका जो प्यूपिल होता है वो छोटा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, मान लीजिए ये प्यूपिल है तो ये छोटा हो जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है, ताकि आपके आई को प्रोटेक्ट करना चाहता है, ज़्यादा सनरेज अंदर ना आए, इसके कारण से प्रोटेक्ट होगा। अब देखिएगा, आप जब डिम लाइट में जाइएगा तो आपका जो प्यूपिल होता है वो बड़ा हो जाता है ताकि मोर लाइट रेज आए। अब देखिए, सिलियरी मसल जो होता है वो लेंस को क्या करता है, वो बड़ा छोटा करता है। ये जो क्रिस्टलाइन लेंस है उसको बड़ा छोटा करता है। तो पावर ऑफ एकोमोडेशन का मतलब क्या हुआ, सिलियरी मसल जो होता है उस क्रिस्टलाइन लेंस से लगा हुआ, वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है। क्यों करता है ऐसा, ताकि डिफरेंट फोकल लेंथ लेंस का बन पाए, जिसके कारण से क्या होगा, डिफरेंट जगह पर जब ऑब्जेक्ट रखा जाएगा, मान लीजिए ऑब्जेक्ट अभी 5 मीटर पर रखा हुआ है तो वो ऑब्जेक्ट भी आपको दिखेगा, 50 मीटर पर रखा होगा वो भी ऑब्जेक्ट दिखेगा। तो ऐसा अगर नॉर्मल लेंस होगा तो क्या, नॉर्मल लेंस में तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन इस लेंस में क्यों पॉसिबल हो पाता है, इस लेंस में इसलिए पॉसिबल हो पाता है क्योंकि सिलियरी मसल जो होता है वो ऐसा कर पाता है। अब देखिए ये कितनी, मतलब नेचर का क्या बात है, इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी तो इंसान भी नहीं बना पाते हैं, लेकिन नेचर ने बनाया है। ह्यूमन के स्पीसीज़ में ऐसा है, मतलब इनफैक्ट सभी स्पीसीज में ऐसा है कि ऐसा लेंस है। अब हम लोग पढ़ेंगे डिफेक्ट क्या होता है आई में। मायोपिया में कौन सा डिफेक्ट होता है, नियर साइटेडनेस मतलब पास की चीज़ें हमें दिखती है लेकिन दूर की चीज़ें नहीं दिखती है। तो इसका मतलब क्या होता है, मैं बिल्कुल सिंपल टर्म में समझाता हूँ, भले ही मेरा आवाज़ थोड़ा सा ख़राब है, इसको सह लेना। इसका मतलब ये होता है, जो नॉर्मल आई के लिए फार पॉइंट है, मान लो कुछ है, वो मायोपिक आई के लिए फार पॉइंट नहीं होगा। मायोपिक आई के लिए क्यू जो है वही फार पॉइंट हो जाएगा। मतलब कि नॉर्मल आई के लिए जो फार पॉइंट है वो क्या होगा, वो इन्फिनिटी होता है। अब यहाँ पर ध्यान दो, इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं होता है फिज़िक्स में कि पूरा अनंत ही है, मतलब अनडिफाइंड, ये नहीं होता है फिज़िक्स में। इन्फिनिटी का मतलब बहुत ज़्यादा दूर, कुछ 500 मीटर दूर, ऐसा ही कुछ। और नियर पॉइंट क्या होता है, 25 सेंटीमीटर। तो मायोपिक आई का भी नियर पॉइंट यही होता है। इसके कारण से ये नॉर्मल आई की तरह पास का तो देख पाता है लेकिन दूर का नहीं देख पाता है, क्योंकि इसका दूर का जो पॉइंट होता है वो नॉर्मल आई की तरह नहीं होता। जैसे कि मेरा मायोपिक आई है तो मैं क्या करता हूँ, अगर मैं दूर की चीज़ें देखना चाहूँ तो वो नहीं दिखेगी, कुछ दूर तक तो दिखेगी, 10-15 मीटर यहाँ तक तो दिख जाएगी, लेकिन फिर ज़्यादा दूर की नहीं दिख पाती है। तो ऐसा क्यों, 2 रीज़न हो सकते हैं इसके। देखो, आई बॉल या तो बड़ा हो जाता है, मायोपिक आई का देखो डायग्राम, ये क्या है, इसमें थोड़ा सा आपको देखना चाहोगे तो आई बॉल बड़ा है, तो इसके कारण से क्या, अगर पहले जहाँ पर हमारा इमेज बन रहा था तो वो तो रेटिना पर बन रहा था, तो इसीलिए रेटिना पर बन रहा था तो वो तो बन रहा है, लेकिन जैसे ही आई बॉल मतलब बढ़ गया तो उससे क्या हुआ, हमारा लेंस जो है वो तो वहीं पर इमेज बना रहा है लेकिन रेटिना आगे चढ़ गया, इसके कारण से हमारा इमेज रेटिना पर नहीं बनता है और इसीलिए हमें धुंधला दिखता है। अब देखो, जैसे ही हम लोग कनकेव लेंस इस्तेमाल करते हैं वो क्या करता है, इन्फिनिटी से जो रेज आता है तो वो कैसा होता है, वो तो पैरेलल रेज होगा। पैरेलल रेज का मतलब वो पैरेलल आने पर वो क्या करता है, डाइवर्ज कर देता है। डाइवर्ज करने का मतलब ये ऐसा लगता है कि वो बाहर की तरह निकल रहा है, मतलब अपने फोकस से वो बाहर की तरफ जा रहा है, मतलब वो अलग अलग
अलग जा रहा है। तो इससे क्या होता है, इससे ऐसा लगता है कि ये जो बड़ा सा लेंस हो गया है आईबॉल, तो क्रिस्टलाइन लेंस पर जैसे ही जाता है, तो जैसे ही जाता है क्रिस्टलाइन लेंस पर, वो क्या कर देता है, वो इमेज फॉर्म कर देता है, उसका फोकल लेंथ नॉर्मल आई की तरह ही कर देता है। तो इसीलिए हम लोग कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? करेक्शन के लिए। क्यों करेक्शन? मायोपिक आई के करेक्शन के लिए। तो मुझे लगता है कि ये तुम्हें समझ में आ गया होगा। आगे हाइपरमेट्रोपिया। अब हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है? इसमें ये मतलब फार साइटेडनेस है, मतलब ये उल्टा होता है। जिस तरह मायोपिया में क्या होता था, मायोपिया में तो हम लोग नियर साइटेडनेस होता था, लेकिन हाइपरमेट्रोपिया में फार साइटेडनेस होता है, यानी दूर की चीज़ें तो देख लेते हैं लेकिन कुछ पास आने पर हम चीज़ नहीं देख पाते। जैसे कि आपका नियर पॉइंट क्या होता है नॉर्मल आई के लिए 25 सेंटीमीटर, यानी अगर आप हो तो आप कितने दूरी पर देख पाओगे? 25 सेंटीमीटर पर अगर बुक पढ़ोगे तो आपको दिख जाएगा। लेकिन जिसको हाइपरमेट्रोपिया हुआ होगा वो 25 सेंटीमीटर पर उसको नहीं दिखेगा, उसका नियर पॉइंट हो जाएगा 40 सेंटीमीटर या फिर कुछ और हो जाएगा। मायोपिया में जैसे मायोपिया को हम लोग नियर साइटेडनेस कहते हैं, यानी पास की चीज़ें दिखती है, उसी तरह हम लोग हाइपरमेट्रोपिया को फार साइटेडनेस कहते हैं, यानी दूर की चीज़ें हमें दिख रही है लेकिन पास की चीज़ें हमें नहीं दिख रही है। तो इसका लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस का प्रॉपर्टी आप लोग याद करिए, ये क्या करता है? ये कन्वर्ज करता है, यानी जो दूर की चीज़ें दिख रही थी तो अगर पास में कोई ऑब्जेक्ट कर रखा हुआ है तो उसको कन्वर्ज करेगा। तो ऐसा कोशिश करेगा ऐसा करने का कि उस लाइट रेज को ऐसा बना दे ताकि ऐसा लगे कि वो दूर से आ रहा है, जो मायोपिक आई का फार पॉइंट है वहाँ से आ रहा है। देखो एन डैश को वो एन पर बना देगा। एन क्या है? फार साइटेडनेस, मतलब एन क्या है? ये मायोपिक आई का नियर पॉइंट है, वहाँ पर बना देगा। अब प्रेस बायोपिया क्या होता है? ये इसको अलग केस में ही क्यों लिए हुआ है? इसको इसलिए लेते हैं क्योंकि ये ओल्ड एज के कारण होता है, यानी बूढ़े लोग होंगे तो उनमें ऐसा होता है। मतलब हाँ, ये बूढ़ा बनाने की मैंने कोशिश की है, नाकाम कोशिश है लेकिन फिर भी कोशिश है। तो चलो, इसमें एजिंग के कारण होता है, यानी अगर आप बूढ़े होंगे या फिर मैं बूढ़ा होऊंगा, मतलब बूढ़ा तो होना ही है सबको। हाँ, तो बूढ़ा जो व्यक्ति हो जाता है उनमें ऐसा होता है। क्यों होता है? क्योंकि एक तो उनका जो मसल होता है वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है, तो सिलियरी मसल भी इसमें कमज़ोर हो जाता है। तो इसके कारण से वो लेंस जो होता है उसको ज़्यादा कंट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं कर पाता है, और इस कारण से ये क्या होता है, आई ठीक से काम नहीं कर पाता है। तो इसमें दोनों चीज़ का प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस भी हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग फिर नए टॉपिक पर आ गए। क्या है टॉपिक का नाम? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। यहाँ पर फिर मैं हूँ, ये देखो फिर मैं हूँ। तो क्या है, टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक पर प्रिज्म में क्या होता है? मेरे को भी चश्मा लगा हुआ है। तो प्रिज्म में क्या होता है? जैसे ही लाइट रेज आया, वाइट लाइट रेज, ठीक है, वाइट लाइट रेज आया तो ये किसी सरफेस पर आया तो हम नॉर्मल बनाए, ये नॉर्मल हुआ। क्या होता है? सरफेस पे नॉर्मल बनाया जाता है, नॉर्मल तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया और फिर इधर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। ठीक है, यहाँ पर रिफ्रैक्ट हो रहा है। तो ये जो कि ग्लास क्या होता है? ग्लास एक डेंसर मीडियम है और बाहर वाला तो जनरली एयर ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एयर से ही लाइट पास करेंगे। तो अगर ग्लास नहीं होता तो डायरेक्ट एयर से एयर जाता तो डायरेक्ट तो सीधा जाता, लेकिन जो कि ग्लास आ गया है तब क्या होगा? अब ये लाइट रेज बेंड होगा। किधर बेंड होगा? क्योंकि ये लाइट रेज बेंड हो रहा है ग्लास मीडियम यानी डेंसर मीडियम में। डेंसर मीडियम में यानी टुवार्ड्स द नॉर्मल होगा। अब देखिए यहाँ पर फिर जब दोबारा रिफ्रैक्शन हो रहा है तो ये ग्लास से फिर एयर में जा रहा है, तो क्या हो रहा है? डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में, यानी ऑप्टिकली डेंसर से रेयरर में जा रहा है। तो क्या होगा? ये जो इमर्जेंट रे होगा, यानी जो दोबारा निकल रहा है रे, वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा, और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, और उसके बाद अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि एंगल एक क्या होता है? एंगल ए जो है एंगल ऑफ प्रिज्म है, यानी प्रिज्म का अगर दो लेटरल सरफेसेस जगह होगा उसके बीच में का जो एंगल रहता है उसको हम लोग एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। और ये जो लाइन बनाया मैंने, अगर लाइट रेज नॉर्मली ही जाता, किसी मीडियम में नहीं जाता, तो ये दो जो रेज ऐसे बनते हैं, मतलब
इमेजिन करो तो उसको एंगल डी कहा जाता है, आपको याद ये कर लेना है। तो इसको ही हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक ठीक है, वीडियो में बने रहो क्योंकि मालूम है थोड़ा सा बोरिंग है। हाँ, तो इतना तक अगर देख लिए हो मतलब कुछ तो अच्छा लग रहा होगा यार, जेन्युइनली कुछ तो मतलब थोड़ा मोड़ा ही तो अच्छा है। तो कंसेप्ट बडी को सब्सक्राइब कर दो, क्यों सब्सक्राइब कर दो, अमेजिंग वीडियो आते हैं, PYQ भी आती है, नोट्स भी आपको मिल जाएंगे फ्री का। और बोर्ड्स 2025 के लिए ये चैनल है मेनली, मुझे सब्सक्राइब कर दो क्योंकि यार यहाँ पर रैपिड रिवीजन भी होगा, सारे तरह के कॉम्पिटेंसी बेस्ड का प्रैक्टिस भी होगा, सब कुछ होगा यहाँ पर क्लास 10th के लिए, तो वो कर दो, ठीक है। अब डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म, थोड़ा आवाज़ को मद्देनज़र रखते हुए। तो अब क्या होता है इसमें, वाइट लाइट में 7 कंपोनेंट होते हैं जिसको हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्पेक्ट्रम में क्या क्या होता है, रुक जाओ मैं लिखते नहीं दो अच्छे पेन से। हाँ, स्पेक्ट्रम में क्या रहता है, वाइट लाइट का जो 7 कंपोनेंट होता है उसको हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। 7 कंपोनेंट ऑफ वाइट लाइट, 7 कंपोनेंट ऑफ वाइट लाइट, ठीक है। और ये क्या होते हैं, ये सब होते हैं वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। इन सब में क्या होता है, वायलेट का जो वेवलेंथ होता है ना, ये सबसे शॉर्टर होता है, सबसे शॉर्टर वेवलेंथ वायलेट का होता है, रेड का सबसे लॉन्गर होता है। और इसमें क्या होता है, वेवलेंथ जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, अगर कुछ बच्चों को पता होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, कुछ जो सोने वाले बच्चे होंगे उन लोग को नहीं पता होगा, हाँ तो बुरा नहीं मानना है। हाँ, तो इसमें क्या होता है, जिसका वेवलेंथ सबसे कम है तो उसका रिफ्रैक्शन ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए आप देखिएगा वायलेट सबसे नीचे है क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्शन हो रहा है, और रेड सबसे ऊपर है क्योंकि इसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है, इसका कम रिफ्रैक्शन होता है। अब ये फिनोमिना हम लोग नेचर में कहाँ देखते हैं, अब देखिए आप लोग रेनबो का पढ़े होंगे, रेनबो में क्या होता है, जब वाटर निकलता है का रेनिंग होता है तो क्या होता है, अगर उस वक्त सन मतलब निकल गया है, मतलब सूरज दादा या फिर सूरज मामा जो भी कह दो, तो अगर वो निकल गया तो उसमें क्या होता है, उसमें ये फेनोमिना होता है जो वाइट लाइट होता है उसका रिफ्रैक्शन हो जाता है, और उसके कारण से क्या होता है, वाइट लाइट अपने कंपोनेंट में टूट जाता है और इसी कारण हमें रेनबो दिखता है, रेनबो, ठीक है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में क्या है, इसका एक एग्जाम्पल आप देखिएगा, तारा वाला एग्जाम्पल में क्या होता है कि यहाँ पर मान लो ये एटमॉस्फेयर बना हुआ है, तो एटमॉस्फेयर जो है तो इसका वैक्यूम से तो थोड़ा सा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरा होता है, आपने पढ़ा ही होगा, मतलब स्पीड ऑफ लाइट तो वैक्यूम में कुछ रहता है और एटमॉस्फेयर में कुछ रहता है। हालांकि ये दोनों को आपके सिलेबस में सेम ले लिया गया है, लेकिन इस फेनोमिना में इसको अलग माना गया है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है। तो क्या होता है, जैसे ही लाइट रेज आता है तो रिफ्रैक्शन हो जाता है, रिफ्रैक्शन होने के कारण क्या होता है, तारा इधर से उधर दिखता है, यानी ओरिजिनल तारा इधर रहता है लेकिन ऐसा लगता है कि तारा यहाँ पर है, इसी को हम लोग ट्विंकलिंग ऑफ स्टार कहते हैं। और यहाँ पर आपका भाई है फिर, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे ही नीचे आते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाता है, इसी कारण से हमें ट्विंकलिंग दिखता है, इसी कारण से हमें ये भी दिखता है जब तारा जो होता है वो कभी ज़्यादा चमकने लगता है कभी कम, ये भी इसी कारण से होता है, रिफ्रैक्शन के कारण और एटमॉस्फेयर के कारण। अब देखो सनराइज़ और जो सनसेट होता है उसमें भी क्या होता है, सनराइज़ जब होने का समय होता है तो क्या 2 मिनट पहले सनराइज़ हो जाता है और 2 मिनट बाद सनसेट होता है। मान लीजिए ये हॉराइजन है तो सनराइज़ हम कब मानते हैं पता है, ओरिजिनली हम ये मानते हैं जब हॉराइजन से ऊपर आ गया तो तब सनराइज़ होता है, लेकिन ओरिजिनली फिर रियल में क्या होता है कि सन जो होता है वो होराइजन से नीचे ही रहता है, लेकिन जैसे ही वो रेज आता रहता है तो वो रिफ्रैक्ट हो जाता है, क्यों, एटमॉस्फेयर के कारण। उसके कारण हमको 2 मिनट का गैप दिखता है, यानी 2 मिनट पहले ही हमको सनराइज पता चल जाता है। और ऐसे ही सनसेट भी होता है, सनसेट में भी यही होता है, होराइजन के नीचे जब जाएगा तब सनसेट होगा, लेकिन हमको पहले ही पता चल। अब हम लोग आ रहे हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट में। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्यों होता है, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स के कारण से होता है। और मान लीजिए ये छोटा पार्टिकल को हमने बड़ा कर दिया तो ये क्या हुआ, वाइट लाइट आया और ये क्या होता है, ये छोटा पार्टिकल इसको वाइट लाइट को स्कैटर कर देता है, और स्कैटर करता है ना तो ये इसके कंपोनेंट में ही तोड़ देता है। पता नहीं, ये नेचर का एक वंडर फिनोमिना है। तो इसमें क्या होता है, वायलेट, इंडिगो और ब्लू, ये तीनों कलर तो जनरली दिख जाते हैं,
ठीक है। तो आप देखिएगा ऐसा कब दिखने को मिलता है, जैसे कि ब्लू कलर ऑफ द स्काई, मतलब आप स्काई को देखते हैं तो क्या होता है, स्काई को देखने पर हमें पता चलता है कि हाँ ब्लू दिख रहा है। ये क्यों होता है, क्योंकि जो पार्टिकल है वो लाइट को स्कैटर कर रहा है और उसमें मेनली वायलेट, इंडिगो और ब्लू ही स्कैटर होता है। तो देखो, सनलाइट गेट्स स्कैटर्ड बाय स्मॉल एयर मॉलिक्यूल्स, स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ये वही वाली बात हो गई, वेवलेंथ अगर छोटा होगा तो उतना स्कैटर होगा, जैसे ही वेवलेंथ बड़ा होगा तो स्कैटर कम होगा। ब्लू का वेवलेंथ शॉर्ट होता है, जैसे वायलेट, इंडिगो, ब्लू एक ही प्रजाति का समझ लो, मतलब हाँ कलर भी करते होंगे तो आपको लगता ही होगा कि हाँ एक तरह का दिख रहा है। तो ये तीनों का जब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होता है, इसलिए ये तीनों का स्कैटरिंग ज़्यादा होता है, इसी कारण से हमें स्काई भी ब्लू दिखती है। ठीक है, ये है। और यहाँ पर फिर आपका भाई है एक और जगह पर, इस कारण से स्कैटरिंग होती है। और फिर ये चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि स्मॉल एयर मॉलिक्यूल्स में ही ये हो पाता है, स्मॉल एयर मॉलिक्यूल्स के कारण से ये चीज़ें होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है टिंडल इफ़ेक्ट। टिंडल इफ़ेक्ट क्या कहते हैं, इसके आप बुक में देखिएगा तो आपका फॉरेस्ट का ठीक है दिया हुआ, मैं कि ईजी एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ। देखो, विंडो होता है, ठीक है, विंडो होता है, विंडो में क्या होता है, जब लाइट रेज आ रहा है, ठीक है, लाइट रेज आ रहा है तो आप थोड़ा सा विंडो का पल्ली खोल के देखिएगा तो आपको क्या पता चलेगा, आपको पता चलेगा कि लाइट रेज तो आ रहा है, लेकिन उससे क्या हो रहा है, लाइट रेज आने से आपको थोड़ा थोड़ा धूल भी दिखने लगता है। तो ये दिखता क्यों है, कभी सोचा है क्यों दिखता है? क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा जो पार्टिकल होता है वही उसका टिंडल इफ़ेक्ट करने लगता है, मतलब पाथ ऑफ लाइट रे जो थोड़ा मोड़ा दिखने लगता है। ये आप इसमें विंडो से देखिएगा कभी। और जैसे कि आप लोग 9th क्लास में सॉल्यूशन भी पढ़े होंगे कि कॉलॉइडल सॉल्यूशन में जैसे लाइट रेज पास होता है तो वो दिखने लगता है, जैसे कि धूप बत्ती, अगर अगरबत्ती या फिर धूप किए किसी रूम में डार्क किए और लाइट बारे तो आपको वो धूप दिखने ही लगेगा, तो उसी को लाइट रेज ही दिखता है। एग्जाम्पल इन फॉरेस्ट में ऐसा होता है, ऐसा मतलब फॉरेस्ट में होता है। और इसी के साथ ये चैप्टर का हुआ समापन। ताली बजा दो भाई और बहनों। तो आपका मतलब मेरा थोड़ा सा आवाज़ भी उतना अभी फ्रेश नहीं आ रहा है क्योंकि ये न्यू वीडियो है। तो हाँ, नोट्स के लिए आप लोग कमेंट कर देना, कमेंट कर दोगे तो मैं नोट्स प्रोवाइड करवा दूँगा। और थैंक यू, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ये न्यू चैनल है तो थोड़ा ग्रोथ के लिए कर दो। और ये बोर्ड्स का ये पूरा बेस्ड रहेगा चैनल, बोर्ड्स का, इस पर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएगा, PYQ जाएगा, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो।